बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आशा रनौत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से जोड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में आना ही पड़ा। आशा रनौत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। आशा रनौत ने शिवसेना पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, आज आपने मेरी बेटी कंगना के ऑफिस पर नहीं बल्कि अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की आत्मा पर घाव किया है। मां के समर्थन के बाद कंगना भी थोड़ी भावुक नजर आईं। अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहां से सपोर्ट मिली। कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले भी पंगा गर्ल से मिलने उसके घर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटा बातचीत का दौर चला। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, साथ ही कहा कि उन्हें मुंबई में डरने की जरूरत नहीं। आठवले ने कंगना को राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल न होने की इच्छा जताई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा है। कंगना को लेकर शरद पवार ने कहा कि आप उस शख्स से जिम्मेदारी के साथ बात करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कंगना ने कहा था कि जिस बिल्डिंग में वो रहती हैं उसका ताल्लुक शरद पवार से है। कंगना रनौत ने कल पाली हिल्स में अपने दफ्तर का दौरा किया, जहां करीब 10 मिनट तक कंगना ने बर्बादी की तस्वीरें देखीं। दफ्तर से निकलने के बाद कंगना ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए और हर हर महादेव का ट्वीट किया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। कंगना ने उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि सत्ता के लालच में उद्धव ने शिवसेना को सोनिया सेना बना दिया है। कंगना ने उद्धव को वंशवाद का नमूना बताया। दफ्तर की तोड़फोड़ में हुए नुकसान की भरपाई अब कंगना बीएमसी से करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। कंगना के वकील का दावा है कि बीएमसी की कार्रवाई में कंगना को करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। बीएमसी के एक्शन को लेकर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई को 22 सितंबर तक टाल दिया गया है। बीएमसी ने कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया है। वहीं कंगना के वकील ने कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा था। ड्रग्स केस में बायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सेशन कोर्ट फैसला सुनाएगा। एक दिन पहले सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर दलीलें और जिरह होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज अदालत तय करेगी कि ड्रग्स मामले में फंसी रिया चक्रवर्ती के आगे के दिन जेल में कटेंगे या वो सलाखों के बाहर आजाद जिंदगी जी सकेंगी। रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि ड्रग्स वाले आरोप स्वीकार करने के लिए उन्हें एनसीबी ने मजबूर किया है। रिया ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। रिया की जमानत याचिका के विरोध में एनसीबी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। सरकारी वकील अतुल सर पांडे ने जमानत याचिका का विरोध किया। एनसीबी की ओर से कहा गया कि रिया से पूछताछ के आधार पर जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है। रिया एक बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं, इसलिए रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों ओर से जिरह के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। ड्रग्स केस में एनसीबी की गिरफ्त में आए रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी के सामने शोविक ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स की खरीदारी करता था। इतना ही नहीं, शोविक ने माना है कि सुशांत के घर पर वो ड्रग्स ले जाता था और तो और शोविक ने यह भी माना है
कि 16 मार्च को सुशांत के घर पर उसने ड्रग्स पहुंचाया था। आपको बता दें कि शोविक के बयान के बाद ही एनसीबी ने रिया से पूछताछ की थी और उसके बाद रिया की गिरफ्तारी हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात एससीओ से अलग हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख के हालात पर चर्चा हुई, जहां तनाव कम करने को लेकर मंथन हुआ। ये मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत चीन पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय सेना ने अब पैंगोंग सो झील के किनारे फिंगर 4 के पास कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वहीं बोफोर्स ने भी लद्दाख का रुख करना शुरू कर दिया है। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में लड़ने में माहिर भारतीय सेना लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर अपनी सेना और रक्षा स्थिति को मजबूत किया है। सूत्रों की माने तो पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण के किनारों में चीनी सैनिक वाहन के मूवमेंट हो रहे हैं। कुछ जगह पर तो भारी हथियारों से लैस सैनिक काफी करीब भी हैं। एक अधिकारी ने स्थिति को हाईएस्ट अलर्ट बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में आबे की व्यक्तिगत कोशिश और नेतृत्व को लेकर आभार व्यक्त किया है। साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के नए केस ने राजधानी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,300 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 28 लोगों की मौत हो गई। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को रघुवंश प्रसाद सिंह के रूप में एक बड़ा झटका लगा है। एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश प्रताप ने लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा भेजा। हालांकि रिम्स अस्पताल से लालू ने जवाब दिया, जिसमें साथ रहने की बात कही और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। बाहुबली विधायक अनंत सिंह अब आरजेडी का दामन थामना चाहते हैं। पटना सिविल कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि वो तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर देखना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उस समय तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराने से इनकार कर दिया था। एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। ये पद 2017 से ही खाली था। बरसात से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से आफत बढ़ती जा रही है। शहर के कई इलाकों में लगातार बरसात से हालात बिगड़े हैं। कई मोहल्लों में घरों में पानी घुस चुका है। रोड पर गाड़ियों को चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में कई जगह दीवार गिरने की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही बारिश की संभावना है। केरल में भी पिछले कई दिनों से बड़े इलाके में बारिश हो रही है। केरल के मलप्पुरम में भी घंटों की बारिश से शहर की सूरत बिगड़ गई। जगह जगह जल जमाव से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलप्पुरम के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बरसात से कई घरों में भी पानी घुस गया है।
पंजाब के होशियारपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक निजी अस्पताल में मरीज और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच भयानक लड़ाई हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक दूसरे पर हमला हो रहा है। कोई कुर्सियों से हमला कर रहा है तो कोई बेसबॉल स्टिक से। हंगामे में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टर पर धारा 307 यानी हत्या की कोशिश और मरीज के परिजनों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। गोपालगंज में चलते ट्रक में आग लगने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे बीच सड़क पर धू धू कर ये ट्रक जल रहा है। खबरों के मुताबिक हरियाणा के फिरोजाबाद से नई बोतलें लोड करके ये ट्रक अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। यूपी बिहार की सीमा को पार कर ट्रक जब गोपालगंज पहुंचा तो वैसे ही ट्रक में जोरदार धमाका हुआ और ट्रक जलने लगा। आसपास के लोगों ने किसी तरह मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और हेल्पर की जान बचाई। राजस्थान के बाड़मेर में मंदिर के पुजारी की पत्नी ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक 3 लोगों ने घर में घुसकर उसके पति को बंधक बनाया और उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि तीनों आरोपी कई दिनों से उस पर नजर रख रहे थे। पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें उनके अपराध की सजा कानून से मिलेगी। यूपी के चंदौली में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक सवार मालगाड़ी से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक में आग लग गई और पलक झपकते ही बाइक राख हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाने की कवायद की गई, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के मुंडका बक्करवाला इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ आरोपी पूरी रात पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा। सुबह लोगों को जब आरोपी पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने कबूल किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बुजुर्ग व्यापारी की बेरहमी से हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या लाखों रुपए के लेन देन के विवाद में की गई है। कैलाश नारायण मंगलवार को अपने 25 लाख रुपए धान मिल संचालक से लेने गए थे, लेकिन आरोप है कि मिल संचालक ने पहले तो चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और बाद में लोहे की रॉड और ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। यूपी के महाराजगंज जिले में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े की खंबे से बांधकर पिटाई करने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने एक ही मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा लड़की के घर वालों ने प्रेमी के ऊपर दर्ज कराया है, तो 2 मुकदमे भीड़ में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने लिखवाया है। पुलिस ने नाबालिग प्रेमी को अपनी रक्षा में लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। अमृतसर के भाई मान सिंह रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर के बाहर बनी दुकान के अंदर 6 हथियारबंद लोग घुस गए और एक बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया। बंधक बनाकर बदमाश महिला के घर में घुस गए और 20,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। हालांकि घर से बाहर निकलते ही लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे को लेकर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बेगूसराय में बलान नदी के पास बने गड्ढे में पानी में डूबने से 2 बच्चों की एक साथ दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के साठा गांव की है। बताया जा रहा है कि 6 साल का प्रियांशु बैट बॉल खेल रहा था, तभी उसकी गेंद पानी से भरे गड्ढे में चली गई। उसे निकालने की कोशिश में पैर फिसलने से प्रियांशु डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में 17 साल की एक लड़की उसी पानी में डूब गई। मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस ने 37 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश रघुनाथ उर्फ स्वामी को धर दबोचा।
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी परिक्रमा मार्ग से रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 37 साल से सिंडिकेट बैंक में लूट के मामले में अपराधी फरार चल रहा था। इसके कब्जे से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया है। यूपी के शामली में सदर कोतवाली कैंपस में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक की जहरीले पदार्थ के सेवन से हालात बिगड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया। पीड़ित ने कई दिनों पहले सदर कोतवाली में जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया था। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बकरी चोरी के शक में 4 महिलाओं की लोगों ने जमकर पिटाई की। आसनसोल के निमतपुर इलाके में उस वक्त हंगामा मचा जब बकरी चोरी के आरोप में वहां मौजूद लोगों ने 4 महिलाओं को बंधक बना लिया। कानून खुद हाथ में लेकर लोगों ने महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और चारों महिलाओं को बचाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत है। अयोध्या से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। क्लोन चेक के जरिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से लाखों रुपए निकाले जाने की खबर से हर कोई सकते में है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से 6 लाख में से 2 लाख पर स्टॉप पेमेंट लगा, लेकिन 4 लाख का चूना लग गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब 9,86,000 रुपए का तीसरा क्लोन चेक बैंक ऑफ बड़ौदा के लखनऊ शाखा में लगाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अकाउंट स्टेट बैंक में है। लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर एक बार फिर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग वाली जगह से भयंकर लपटें और काला धुआं उठता देखा गया। 4 अगस्त को भी यहां 2 जबरदस्त विस्फोट हुए थे, जिनमें करीब 200 लोगों की मौत हुई और 6,000 लोग घायल हुए थे। अमेरिका में कोरोना काल में सामूहिक भीड़ पर पाबंदी के चलते ट्रंप की चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई हैं, जो नेवादा के 2 एयरपोर्ट पर इस हफ्ते होने वाली थीं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ब्रेक्सिट समझौते को लेकर गुरुवार को ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच आपातकालीन बैठक हुई है। ईयू के प्रतिनिधि के मुताबिक ब्रिटेन ब्रेक्सिट में अपनी शर्तों पर रियायत नहीं पा सकता। ईयू इस मामले में ब्रिटेन पर कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। जापान में आम चुनाव की अटकलों के बीच जापान की मुख्य विपक्षी पार्टी सीडीपीजे ने गुरुवार को यूकियो एडानो को अपना नेता चुन लिया है। शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद से जापान में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्वी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती घुसपैठ से परेशान जापान ने भारत को सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने चीनी ड्रैगन को जापान की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। जापान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत चीन तनाव अपने चरम पर है। ईरान की सेना ने हरमुज के पास 3 दिनों का सालाना नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और थल सेना की इकाइयों ने ओमान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग तेज हवा के चलते फैलती जा रही है। ताज़ा खबर के मुताबिक इस आग में 3 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। इस बीच नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग राज्य में स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है। ये जंगली जानवरों के लिए घातक हो सकता है, लेकिन मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। जर्मनी सरकार ने इसे गंभीरता से लेने के आदेश दिए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 2,81,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस से 9,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।